Good afternoon everyone. Welcome in the class of science as well as in NBF पब्लिक स्कूल। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है कि आप यहाँ जुड़े हुए हैं YouTube के वीडियोस के साथ और वो भी व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर नंबर 4 जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप बुक में देख लीजिएगा। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। कल की क्लास में हम बात कर रहे थे प्रतिरक्षा के बारे में। क्विक रिव्यू अपन लेने जा रहे हैं। क्या है प्रतिरक्षा, कौन कौन से यहाँ कारक हैं जो प्रतिरक्षा को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा क्या है प्रतिरक्षा। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को ही हम नाम देते हैं प्रतिरक्षा। ये जानकारी कल हमने ली थी। अब प्रतिरक्षा के हमने प्रकार डिस्कस किए थे शॉर्ट में। मुख्यतः दो प्रकार माने जाते हैं प्रतिरक्षा के। पहले प्रकार को हमने कहा जन्मजात प्रकार। देखिए जन्मजात से सीधा सा मतलब क्या निकलता है, वो प्रतिरक्षा जो सजीव के जन्म के साथ ही उसमें उपस्थित रहती है। एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही उसमें जो प्रतिरक्षा है वो उसकी जन्मजात या प्राकृतिक या स्वाभाविक, इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं। इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं स्वाभाविक, नेचुरल। यानी ये सजीवों के शरीर की, बेसिकली जंतुओं की बात कर रहे हैं। पौधों में तो प्रतिरक्षा कहाँ से आएगी, तो जंतुओं में जो प्रतिरक्षा पाई जाती है जो स्वाभाविक है वो जन्मजात है, उसको अपन प्राकृतिक भी कहते हैं। इस प्रतिरक्षा के लिए कुछ अवरोध कार्य करते हैं। उन अवरोधों के द्वारा ही इस प्रतिरक्षा को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया जाता है। जैसे कि बात की थी हमने, एक होता है भौतिक अवरोध, और भौतिक अवरोध में शामिल किया जाता है त्वचा को। तो त्वचा क्या काम करेगी, जो सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं उनको शरीर में जाने से रोकने का कार्य त्वचा करेगी। तो हमने त्वचा को कहा भौतिक अवरोध। फिर हमने देखा कुछ अवरोध रासायनिक प्रकृति के होते हैं। जैसे कि हम बात करें HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो रासायनिक अवरोध का कार्य करते हुए सूक्ष्म जीव जो भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर गए हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। इसी तरह से सलाइवा, जिसको कि लार कहा जाता है, लार भी एक रासायनिक प्रतिरोध का कार्य करके, अश्रु आंसू टीयर्स, आंसू भी रासायनिक प्रतिरोध का कार्य करते हैं। रसायन है जो कि हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तीसरा प्रतिरोध हमने लिया था कोशिकीय प्रतिरोध। कुछ कोशिकाएं इस तरह की होती हैं जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करती हैं। उसके बाद फिर हमने देखा फीवर, बुखार और जो सूजन है वो भी एक अवरोध का कार्य करते हुए स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा प्रकार जो आता है प्रतिरक्षा का, उसको हम कहते हैं अर्जित प्रतिरक्षा। इसको हम नाम दे रहे हैं अर्जित, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसको कहा जाता है। देखिए क्या मतलब है अर्जित का। अर्जित का मतलब है टू गेन, यानी कोई सजीव जंतु की बात कर रहे हैं, मानव के संदर्भ में जानकारी आपके लिए आ रही है। तो जब मानव अपने जीवन काल में जो प्रतिरक्षा अर्जित करता है, अर्जित कैसे करेगा। देखिए अर्जित करने के पीछे दो कारक हैं। पहला जो कारक है वो तो उसका होगा खान पान, यानी जो डाइट है, संतुलित भोजन अगर लिया जाएगा तो वो भी उसकी एक अर्जित प्रतिरक्षा होगी। दूसरी हम बात करते हैं औषधियां, जो मेडिसिन हैं, औषधियां जिनको कि ड्रग्स भी कह दिया जाता है, औषधियां भी अर्जित प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनरली औषधियों को ही लिया जाता है। तो एक यहाँ खान पान के कारण होगी, दूसरी औषधियों के कारण होगी। अब जो अर्जित प्रतिरक्षा है इसको एक और नाम दिया जाता है, उपार्जित भी कहा जाता है। अर्जित कहें आप चाहे उपार्जित कहें, एक ही बात है। अब इसको भी दो प्रकारों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं अर्जित के। पहला प्रकार है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरे वाले प्रकार को नाम दिया जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा वह है जिसमें सक्रिय रूप से कार्य किया जाएगा। किसके द्वारा,
एक और जानकारी आपको सभी को पता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने में हमारे शरीर में विशेष कोशिकाओं का विशेष योगदान है। वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं अब जान लीजिए। WBC, WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको कि शरीर के सैनिक भी कहा जाता है। WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, शरीर के सैनिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वजह क्या है? क्योंकि इन्हीं सैनिकों के द्वारा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान की जाती है। अब जब सैनिक हैं तो लड़ाई तो लड़ेंगे, और लड़ाई किसके साथ लड़ी जाएगी? जो सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करेगा, उस सूक्ष्म जीव के साथ जो WBC कोशिका बनाती है विशेष प्रकार की, वो दो दो हाथ करेंगे और उनको चार चार कंधा दिलाएंगी। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं WBC के द्वारा बनने वाली संरचनाएं। बात करेंगे क्या संरचनाएं बनती हैं। WBC जो संरचनाएं बनाती हैं उनको हम नाम देते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी नाम दिया जाता है। तो ये प्रतिरक्षी कब बनेंगी? जब प्रतिरक्षा सक्रिय प्रकार की हो रही है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में WBC के द्वारा बनाए जाते हैं और एंटीजन या प्रतिजन या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा की अब बात करते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय जिसमें शरीर के अंदर तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन शरीर के बाहर से प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। आपको सुनेगा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा वो है जिसमें शरीर के अंदर तो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होगा, लेकिन शरीर के बाहर से प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। और इसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन, जिसको कि टीकाकरण कहा जाता है। सामान्य भाषा में हम बात करें तो इंजेक्शन लगाना जिसको कहा जाता है। इंजेक्शन जब लगाए जाते हैं, मेडिसिन जो ली जाती हैं, उन मेडिसिन से एक्चुअली देखा जाए तो एंटीबॉडीज लिए जा रहे हैं। एंटीबॉडीज बाहर से लिए जा रहे हैं, किस फॉर्म में, किस रूप में ले जा रहे हैं। मेडिसिन को एक और नाम दिया जाता है एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। मेडिसिन को नाम दिया जाता है एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स को कहते हैं प्रतिजैविक। तो जो औषधियां हैं वो प्रतिजैविक हैं। इन प्रतिजैविक औषधियों से ही प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। कब? जब सक्रिय प्रतिरक्षा को काम में लिया जा रहा होता है। और ऐसा कब होगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आए कि कब ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में काम करेगी। देखिएगा, अगर शरीर स्वस्थ है तो आप मान के चलें सक्रिय प्रतिरक्षा सक्रिय है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मान के चलें सक्रिय प्रतिरक्षा सक्रिय है, यानी कि एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनाए जा रहे हैं और सूक्ष्म जीवों को समाप्त किया जा रहा है। दो दो हाथ करके सूक्ष्म जीवों को चार चार कंधे दिए जा रहे हैं। अगर आप मान के चलें कि व्यक्ति अस्वस्थ हो गया है, व्यक्ति अस्वस्थ है, इसका मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में परिवर्तित हो चुकी है, एंटीबॉडी नहीं बन रहे हैं। और आप लोग सभी जानते हैं जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो उसको मेडिसिन ली जाती हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मेडिकल चेकअप भी उसका किया जाता है, और उसके बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है मेडिसिन के लिए कि आप जो मेडिसिन हैं ये लेते रहेंगे, दिन में 2 टाइम लेंगे, 3 टाइम लेंगे, बिफोर मील लेंगे, आफ्टर मील लेंगे, खाने के पहले लेंगे, खाने के बाद में लेंगे। तो कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू। वो कब होगा? जब व्यक्ति अस्वस्थ हो गया है तो सक्रिय प्रतिरक्षा काम करेगी। तो ये जानकारी थी प्रतिरक्षा के 2 महत्वपूर्ण प्रकारों की। आगे बढ़ते हैं। हम बात करें बार बार एंटीजन की। एंटीजन देखिएगा, एंटीजन जिसको कि प्रतिजन कहा जाता है। देखिए क्या है प्रतिजन। जनरली प्रतिजन को एक सूक्ष्म जीव माना जाता है जो रोग कारक हो सकता है, क्योंकि प्रतिजन के 2 प्रकार देखे जाते हैं। एक है आंतरिक प्रतिजन, इंटरनल एंटीजन, और दूसरे वाले को कहा जाता है एक्सटर्नल या बाह्य प्रतिजन। जो आंतरिक प्रतिजन है वो शरीर के अंदर है, वो रोग उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि वो तो वाकई में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करेगा और कर रहा होता है। वापस सुनेगा, आंतरिक प्रतिजन शरीर के अंदर है। कहां पर है? अगर इनकी वास्तविक स्थिति हम देखें तो जो
स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, किसकी संरचना है, मेरे ख्याल से पता लग गया होगा आपको ये किसकी संरचना है, शायद आप पता लगा पा रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। ये आरबीसी की संरचना है और आरबीसी की सरफेस पर जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनको कहा जाता है आंतरिक प्रतिजन, यानी वो अंदर है शरीर के। बाह्य प्रतिजन कौन से? जनरली जो रोगाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं। अब उन सूक्ष्म जीवों में कौन कौन है आ सकते हैं? जीवाणु है, विषाणु है, विषाणु जिसको कि वायरस कहा जाता है, फंगस जिसको कि कवक कहा जाता है। तो जीवाणु, विषाणु और जो कवक हैं वो रोगाणुओं की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो जो बाह्य प्रतिजन है वो रोगाणु का कार्य करते हैं और रोगाणु क्या काम करेंगे? रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो सामान्य जो परिभाषा दी जाती है प्रतिजन की वो बाह्य प्रतिजन को लेकर के दी जाती है। वे बाह्य कण जो शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं प्रतिजन कहलाते हैं। वे बाह्य कण जो शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं प्रतिजन कहलाते हैं। अब ये प्रतिजन भी हालांकि रोल प्ले करेंगे, कैसे? जैसे ही बाह्य प्रतिजन शरीर के अंदर प्रवेश करेगा उसके खिलाफ भी हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। अब जब एंटीबॉडी प्रभावशाली है या हम कहें एंटीबॉडी अगर पावरफुल है तो उस रोगाणु का सुपड़ा साफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप मान के चलें जो रोगाणु शरीर के अंदर चला गया है वो अगर पावरफुल है तो क्या होगा? तो एंटीबॉडी अपना काम नहीं कर पाएंगी। जैसे कि आप कोरोना के केस में देख पा रहे हैं, कोरोना वायरस है, विषाणु है, जब ये बॉडी पे अटैक कर लेता है तो इसका आसानी से निस्तारण नहीं हो पाता है, इसको नष्ट नहीं कर पाती हमारी बॉडी। फिर भी आप देखें बहुत कम लोग हैं जिनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है और वो कोरोना से प्रभावित हो रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है वो कोरोना से अप्रभावित हैं, अछूते हैं। लेकिन जिनके प्रतिरक्षा तंत्र में कहीं न कहीं कोई खामी आ गई है या प्रतिरक्षा तंत्र सही से कार्य नहीं कर रहा है वो कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आंतरिक और बाह्य प्रतिजन प्रतिरक्षी बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। तो एक जानकारी हमने ली है आज प्रतिरक्षा के दूसरे प्रकार के बारे में संक्षिप्त में। कल इसी के अपन डिटेल स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।